छोटे बेटे को मायके भेजने का फैसला लिया। जैसे ही उसने यह बात फोन पर दर्पण को बताई, दर्पण की आंखों में हवस की चमक और गहरी हो गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि घर में जितने कम लोग होंगे, हमारी रातें उतनी ही बेखौफ और रंगीन होंगी। सन्नाटे में हम एक दूसरे के और भी करीब आ पाएंगे। उसकी बात सुनकर अंजलि के होठों पर भी एक कामुक और शातिर मुस्कान तैर गई। अगली सुबह अंजलि अपने बेटे को छोड़ने के लिए घर से बाहर निकली। रास्ते में नुक्कड़ पर दर्पण अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। एक ने तंज कसते हुए कहा कि अंजलि में तो गजब की आग है। लोग कहते हैं कि उसकी कोई भी रात सुनी नहीं जाती, उसके कई मर्दों से रिश्ते हैं। तभी दूसरे दोस्त ने आग में घी डालते हुए कहा कि मैंने तो खुद एक आदमी को रात के अंधेरे में आम के पेड़ के सहारे उसके घर की छत पर चढ़ते देखा है। यह सुनते ही दर्पण के दिमाग की नसें फटने लगी। जलन और गुस्से से पागल होकर वह अपने ही दोस्तों से हाथापाई पर उतर आया। मामला बिगड़ता देख एक दोस्त ने उसे घसीटकर किनारे किया और समझाया कि इन फालतू की बातों पर ध्यान न दे। बात तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन दर्पण के दिल में शक का जो जहरीला बीज बोया गया था, वो अब खामोशी से अपनी जड़ें जमाने लगा था। सच तो यह था कि उस दोस्त को अंजलि और दर्पण के इस नाजायज रिश्ते की भनक शुरू से ही थी। उस रात जब सन्नाटा गहराया, अंजलि ने दर्पण को अपने बिस्तर तक खींचने के लिए फोन मिलाया। इस बार दर्पण अकेला नहीं था, वह उसी दोस्त को अपने साथ लाया था। उसने दोस्त को बाहर पहरे पर खड़ा किया और हिदायत दी कि अगर कोई भी आहट हो तो फौरन इशारा कर देना। अंजलि ने पीछे का दरवाजा पहले से ही खोल रखा था। दर्पण दबे पांव सीधा उस बेडरूम में दाखिल हुआ जहां अंजलि हुस्न और हवस का जाल बिछाए उसका इंतजार कर रही थी। उसने दर्पण को अपनी ओर खींचा और फिर उस बंद कमरे की गर्माहट ने सारी हदें पार कर दी। लेकिन उस जिस्मानी खेल के बाद भी अंजलि की आंखों में वो खौफनाक प्यास और बेचैनी साफ झलक रही थी जो कभी शांत नहीं होती थी। तभी दर्पण की नाक में एक अजीब सी सड़ांध टकराई। उसने नाक सिकोड़ते हुए पूछा कि यह कैसी बदबू आ रही है। अंजलि की आवाज में एक अजीब सी चिढ़ और नफरत थी। बाई छुट्टी पर है और मुझे ही